अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में बात की और हमने ये समझा कि किस तरह कंट्रास्टिव एनालिसिस का ये मानना था कि हम सेकंड लैंग्वेज सीखते वक्त उसमें जितने भी एरर्स करते हैं उन एरर्स की बुनियादी वजह हमारी फर्स्ट लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये प्रूव हो गया कि सेकंड लैंग्वेज में होने वाले सारे के सारे एरर्स की वजह स्टूडेंट्स की फर्स्ट लैंग्वेज ही नहीं होती, बल्कि वो बगैर अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के इंटरफेरेंस के भी अपनी सेकंड लैंग्वेज सीखने में कुछ गलतियां करता है। तो फिर इस तरह 1960s में पिट कॉल्डर ने कंट्रास्टिव एनालिसिस के मुकाबले में एरर एनालिसिस का मेथड पेश किया, जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में स्टूडेंट्स की सेकंड लैंग्वेज में होने वाले एरर्स को फाइंड करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स में से एक है। तो इस वीडियो में हम इसी एरर एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एरर एनालिसिस आखिर क्या है और इसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स पाए जाते हैं, इसके स्टेजेस क्या हैं। नेज एरर एनालिसिस के बारे में जितनी भी डिटेल्स है मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे एक वीडियो में आपको बता दूं। सो बगैर मजीद देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग द सेकंड क्लास ऑफ एरर एनालिसिस। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये एरर है क्या। कुछ लोग एरर और मिस्टेक को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में और स्पेसिफिकली एरर एनालिसिस में ये दोनों अलग-अलग कंसेप्ट्स हैं। मिस्टेक अलग चीज़ है जबकि एरर अलग चीज़ है। मिस्टेक बेसिकली लैंग्वेज में मौजूद एक ऐसी गलती होती है जो कोई नेटिव थकान या सुस्ती की वजह से करता है। मसलन एक वर्ड है एक्लेक्टिक, तो अगर कोई नेटिव किसी पैराग्राफ को पढ़ रहा है और उस पैराग्राफ में ये वर्ड मौजूद है और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और केयरलेसनेस की वजह से उसने इस वर्ड को एक्लेक्टिक की बजाय इलेक्ट्रिक पढ़ दिया और आगे चला गया, तो ये होगी मिस्टेक। यानी कि ये किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर या उसके रूल्स की कोई प्रॉपर खिलाफ वर्जी नहीं होती, ये वैसे ही लैक ऑफ अटेंशन की वजह से कभी कभार हो जाती है। लेकिन इसके बरअक्स एरर एक ऐसी सिस्टमेटिक गलती को बोलते हैं जो कि कोई लर्नर इस वजह से करता है क्योंकि उसकी लर्निंग या तो इनकम्प्लीट होती है या तो उसकी लर्निंग में कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो उस गलती को बार बार दोहराता है और वो उस गलती को यही समझ के दोहराता रहता है कि वो गलती कर ही नहीं रहा, यानी कि उसको पता ही नहीं होता कि वो किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा है। अब मिस्टेक और एरर में सबसे पहला और बेसिक और बुनियादी फ़र्क तो यही है कि जो मिस्टेक होती है वो कम अटेंशन की वजह से होती है और जब ध्यान दिया जाए तो बंदा खुद ही अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर लेता है। लेकिन उसके बरक्स एरर एक ऐसी गलती होती है कि जिसके बारे में लर्नर को पता ही नहीं होता कि वो ये गलती कर रहा है, और जब तक उसको बताया नहीं जाएगा कि तुम यहाँ पर ये गलती कर रहे हो तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मेरी गलती थी। मतलब जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्लेक्टिक वर्ड की मिसाल दी, तो जो नेटिव इस वर्ड को इलेक्ट्रिक पढ़ के आगे निकल जाएगा, बाद में हो सकता है वो इस पैराग्राफ को दोबारा एहतियात के साथ पढ़े तो उसको खुद ही रियलाइज़ हो जाए कि यार इस वर्ड को मैं गलत पढ़ के चला गया था, ये इलेक्ट्रिक नहीं लिखा हुआ, ये तो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। लेकिन इसके बरक्स कोई सेकंड लैंग्वेज सीखने वाला स्टूडेंट आइलैंड को इसलैंड पढ़ता है और उसको नहीं पता कि इस वर्ड में ये जो एस है ये साइलेंट है, इसको इसलैंड नहीं बल्कि आइलैंड पढ़ना है, तो वो जब भी इस वर्ड को पढ़ेगा वो इसको इसलैंड ही पढ़ेगा जब तक कि कोई उसको आके बता नहीं देता कि ये वर्ड तुम गलत प्रोनाउंस करते हो, यहाँ पे एस साइलेंट है और इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आइलैंड है ना कि इसलैंड। तो बेसिकली ये होता है एरर कि जो कि लैंग्वेज के किसी रूल की एक प्रॉपर डेविएशन या खिलाफ वर्जी होती है और स्टूडेंट या लर्नर उसको खुद से ठीक करने के काबिल नहीं होता। बात करें एरर एनालिसिस के पर्पसेस की कि इस मेथड को क्यों डेवलप किया गया या क्या ज़रूरत पेश आई, तो सबसे पहला पर्पस इसका ये आता है कि स्टूडेंट अगर सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो उस सेकंड लैंग्वेज को सीखते हुए कौन से एरर्स सबसे ज़्यादा करते हैं। यानी कि उर्दू स्पीकर्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे तो उनको इंग्लिश सीखते वक्त कौन कौन से एरर्स से ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से एरियाज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, इस चीज़ को जानना इसका पहला पर्पज़ है। अब एरर्स जान लेने के बाद इसका अगला मकसद ये होता है कि इन एरर्स की वजूहात तलाश की जाएं।
यानी कि एरर्स अगर हमें पता चल गए हैं कि अगर उर्दू लैंग्वेज का स्पीकर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेगा तो उसको इन एरियाज़ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, इन एरियाज़ में वो ज़्यादा एरर्स करेगा। तो अब उन एरर्स की वजूहात जानने की कोशिश की जाती है कि ये एरर्स वो क्यों करेगा, इन जगह पे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सीखने में क्यों इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। फाइनली उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स में चेंजिंग लाए जाते हैं ताकि एक अच्छा लैंग्वेज मेथड डेवलप करके स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज अच्छे से सिखाई जा सके। तो एरर एनालिसिस का बेसिक और अल्टीमेट गोल यही था कि जो स्टूडेंट्स सेकंड लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं वो उस सेकंड लैंग्वेज को सीखते वक्त किस टाइप के एरर्स ज़्यादा करते हैं, उन एरर्स को ढूंढना और फिर उन एरर्स को ख़त्म करना ही इस मेथड का अल्टीमेट गोल है। एरर एनालिसिस के स्टेजेस या स्टेप्स की अगर बात करें कि एरर एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है कलेक्शन ऑफ डेटा का या कलेक्शन ऑफ एरर्स। जैसा कि मैंने अभी ऊपर पर्पस में आपको बताया कि इसका पहला पर्पस होता ही यही है कि ये जानना कि अगर एक लैंग्वेज का स्टूडेंट दूसरी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा है तो उस लैंग्वेज को सीखते वक्त वो कौन से एरर्स सबसे ज़्यादा करेगा। तो ये सारा डेटा टेस्ट से या और असेसमेंट के तरीक़ों से कलेक्ट किया जाता है और जब डेटा सारा कलेक्ट हो जाता है तो फिर आता है इसका सेकंड स्टेप जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब इस स्टेज में क्या होता है, तो बेसिकली इस स्टेज में ये होता है कि जितने भी एरर्स या जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है उनमें से नॉर्मल छोटे मोटे एरर्स या छोटी मोटी मिस्टेक्स जो यूजुअली वैसे ही हो जाती हैं अक्सर, उनको अलहदा किया जाता है और फ्रीक्वेंसी की बेस पे यानी जो एरर्स सबसे ज़्यादा हो रहे हैं उन एरर्स को अलहदा किया जाता है, क्योंकि एरर एनालिसिस का बेसिक मकसद यही है कि स्टूडेंट जिस एरिया में सबसे ज़्यादा एरर कर रहे हैं उन एरियाज़ के एरर्स को ढूंढना और फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करना। तो इस सेकंड स्टेज में उन एरर्स को अलहदा कर लिया जाता है कि जिन एरर्स की वजूहात जानना उन लिंग्विस्ट्स का मकसद होता है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेज आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स का, यानी कि अब एरर्स अलहदा तो हो गए हैं कि ये एरियाज़ हैं जी यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा एरर्स करते हैं। तो वो जिन एरियाज़ में स्टूडेंट्स ज़्यादा एरर्स करते हैं इस तीसरे स्टेज में उन एरर्स को फिर क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि उनकी अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। ग्रामेटिकल एरर्स को अलहदा किया जाता है, जो एरर्स प्रोनाउंसिएशन की डिफ़िकल्टी की वजह से आ रहे हैं उनको अलहदा किया जाता है, जो एरर्स कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आ रहे हैं उनको अलहदा किया जाता है। और जब ये क्लासिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फाइनली एनालिसिस किया जाता है उन सारे एरर्स का कि ये एरर्स क्यों हुए और कैसे हुए, यानी उन एरर्स की वजूहात तक जाने की कोशिश की जाती है कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि इस लैंग्वेज के स्टूडेंट इस लैंग्वेज को सीखते वक्त इस एरिया में ज़्यादा एरर्स करते हैं। यानी कि जिस तरह उर्दू स्पीकर्स इंग्लिश सीखना जब स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में हैज़ और हैव के बीच में फ़र्क करना उनके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, जिसकी बेसिक वजह यह है कि उर्दू लैंग्वेज में हैज़ हैव का कोई अलहदा चक्कर नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ भी वही सेम फॉर्म यूज़ होती है, अगर सेकंड पर्सन है तब भी सेम फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड पर्सन है तब भी सेम फॉर्म यूज़ होगी। यानी कि जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, तुमने ये काम कर दिया, उसने ये काम कर दिया, लेकिन इंग्लिश में हैज़ और हैव अलग अलग यूज़ होते हैं कि आई हैव डन इट, यू हैव डन इट, बट शी और ही हैज़ डन इट। तो इस एरर का रीज़न बेसिकली उर्दू स्पीकर्स की फर्स्ट लैंग्वेज ही होती है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ही इस एरर का रीज़न बनता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जितने भी एरर्स करते हैं उनकी वजूहात तलाश की जाती हैं इस चौथे स्टेज में, और जब वजूहात तलाश कर ली जाती हैं तो फिर फाइनल स्टेज आता है जो कि है करेक्शन ऑफ एरर्स। यानी कि अगर वजूहात पता चल चुकी हैं तो फिर उन एरर्स को किस तरह से करेक्ट करना है ये तरीके ढूंढे जाते हैं। स्टूडेंट्स को जिस तरीके से लैंग्वेज सिखाई जा रही है उन मेथड्स में डेवलपमेंट की जाती हैं। जिन एरियाज़ में स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है सिलेबस में हल्के फुल्के से चेंजेस लाकर उन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि इस किस्म के एरर्स से बचा जा सके। तो बेसिकली अल्टीमेट गोल इसका यही हुआ कि एरर्स को ढूंढ के उनको ख़त्म करना ताकि स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सीखने में आसानी रहे और वो आसानी के साथ किसी भी सेकंड लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकें और उस सेकंड लैंग्वेज में वो अच्छे से कॉम्पिटेंट बने और कम से कम गलतियां करें।
तो आई होप आपको एरर एनालिसिस और कंट्रास्टिव एनालिसिस दोनों अच्छे से समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्पेसिफिकली एरर्स के बारे में और एरर्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एरर एनालिसिस में आखिर एरर होते क्या हैं और इसकी कौन सी दो बड़ी टाइप्स हैं। इस लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।